देख लें जी क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ एक बार फिर से। 5,60,000 इसका क्या था? 5,60,000 रुपीज इसका कैश प्राइस था। इतनी बात समझ में आती है। और हमने जिस स्कीम के अंदर पे किया है उसमें की डाउन पेमेंट हमने पे की है 1,50,000 की, और प्लस इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना था 1,50,000 इंटू 3, यानी कि टोटल हमारे पास में नहीं सर, नहीं दिया हुआ, यानी कि टोटल हमारे पास में 6 लाख रुपए हैं। ये हमारा हायर परचेज प्राइस है, ठीक है जी। और हमारा इंटरेस्ट हमारे सामने आ जाता है। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस 40,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट है। अब 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ये भाई साहब ने 10% डाउन किया था अपने प्लांट एंड मशीनरी को, 10% डेप्रिशिएट किया था, और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाए थे, और सेलर ने अपने प्रोडक्ट को कॉन्फिस्केट कर लिया था, यानी कि रिपोजेस कर लिया था। ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे को दिखाई दे गया कि सर हाँ हमारे पास इंटरेस्ट है कितना, 40,000 रुपीज। अब हम क्या करें बोलो, कितने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था बोलो, पहला आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? ठीक से बनाइए, अपने आप बनाइए एक बारी, फिर मैं करता हूं आप लोगों के साथ, एक बारी खुद हायर परचेज प्राइस था हमारा 6 लाख रुपीस। इसने इंस्टेंटली पे कर दिया डाउन पेमेंट 1,50,000। तो सर हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया? 4,50,000। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आया? 3 लाख। हाँ हाँ नील हो जाएगा नील, ठीक है। और फिर हमें तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट से मतलब है ना सर, वो दोनों से ही हो सकता है, कैश प्राइस से भी, हायर परचेज प्राइस से भी। पिछली क्लास में हमने कैश प्राइस से कर लिया था, आज देख लेते हैं जी हायर परचेज प्राइस से भी देख लेते हैं, इसमें क्या बात, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग अमाउंट चाहिए हमें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट। वैसे तो इस क्वेश्चन को ना हम यहीं पे रोक सकते हैं क्योंकि इससे आगे फिगर्स नहीं, लेकिन मेरे को आउटस्टैंडिंग अमाउंट चाहिए, तो मैं सबको तमीज से बनाना चाहता हूं। तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, और फिर अगर मैं पे करता थर्ड इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता नील। तो मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशियो क्या है? हैं जी 45:30:15, यानी कि 15 के टेबल से काट दो इसको, 3:2:1। तो मैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा सकता हूं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। सर 40,000 रुपए टोटल अमाउंट है, और कितना है ये 3/6 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है ना 20,000। यानी कि अगर मुझे पता लगाना हो कि मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था,
तो 1.5 लाख रुपए में से मैं 20,000 को माइनस कर देता हूं, मेरे पास में आंसर आ जाता है 1,30,000 है ना। समझदार हो गए, सोचो आप लोग, तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं फिर भी। 2/6 13,333 और थर्ड 1/6 कितना 667 बना लिया आप लोगों ने, ये कोई शक तो नहीं है। अच्छा, अब जी अपने पास में नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे अपनी, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। हाँ जी, अब क्या बेस लूं बताओ, कैश प्राइस या हायर परचेज प्राइस? कैश प्राइस लूं तो क्यों लूं, हायर परचेज प्राइस लूं तो क्यों लूं, और अगर ये कैलकुलेशन बनाऊं तो क्यों बनाऊं? ताकि हम इंटरेस्ट और उसके अमाउंट को अलग कर सकते हैं बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, इस चीज की जरूरत ही नहीं है, जबकि मैंने बोल दिया आप लोगों को पहले ही इंटरेस्ट का अमाउंट तो है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट में माइनस कर देंगे, और माइनस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट तो पूरी इंस्टॉलमेंट की करनी है विद इंटरेस्ट, तो काहे टाइम पास करें हम। क्यों जी, बात समझ में आई? मतलब बच्चे ने यही करने लग जाते, सर ने ऐसे सिखाया मैं तो पूरा बनाऊंगा, अरे जरूरत क्या है ये तो देख लो, इंटरेस्ट के अमाउंट तुम्हारे पास आ गए, तो चलो अब डायरेक्ट अकाउंट बनाए और जर्नल एंट्री मुंह में बोलते चलेंगे, ठीक है जी। हाँ लेजर पोस्टिंग करेंगे, अब छोटे कब तक रहे, थोड़े बड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करेंगे, जर्नल एंट्री दिमाग में रख करके। डेट नहीं है तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते रहेंगे ऐसे। शायद डेट थी इसके अंदर, नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं थी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये कौन सा अकाउंट है, मैं तो भूल गया, बताओ। देखो तरीके से बताओ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि ये मेरा कर्जा अकाउंट है, मानते हो? कर्जा बढ़ता है क्रेडिट हो जाता है, पहली एंट्री क्या होगी जी, मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो यहां पे लिख दूं बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। मैं इमेजिनरी डेट ले लेता हूं, मान लो 1/4/2017, ठीक है सर। अच्छा तो ये हमारे पास में अमाउंट कितना था, कैश प्राइस कितना था इसका, 5,60,000 था ना आई गेस। हाँ जी 5,60,000 रुपीज। अब 31 मार्च 2018 आई होगी, लेकिन उससे पहले डाउन पेमेंट हुई होगी सेम डेट पे, तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है जी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो या फिर बैंक अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट के, मैंने भाई साहब इसको पैसा इंस्टेंटली पे कर दिया था डाउन पेमेंट का 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और वो कब, 1/4/2017। फिर 31 मार्च 2018 आई, ईयर एंड हुआ और इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो बाय इंटरेस्ट। अच्छा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक कर लें, 5,60,000 में से 1,50,000 माइनस करो 450 के ऊपर, अच्छा रेट तो है ही नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ इंटरेस्ट तो रेट तो है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे, तो हमें उसी पे विश्वास करना पड़ेगा, 20,000 था। अच्छा अब डाउन पेमेंट के बाद 31 मार्च को उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे करी, और उसकी भी एंट्री किसके हिसाब से होगी, वही जो बैंक से हमारी डाउन पेमेंट पैसे देने की एंट्री तो वही होती है, लाइबिलिटी खत्म होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1,50,000,
अच्छा जी, अब बैलेंस सीडी लिख करके इस अकाउंट को क्लोज कर देता हूं। तो वो कितना आ गया, 560 प्लस 20 580 माइनस 3 लाख। Depreciation दिया था ना question। डेप्रीसिएशन क्या इसमें लगा होगी? Oh, sorry। हो, Machine। ऐसा करोगी तुम अपने साथ? डेप्रीसिएशन लगा रही है क्रेडिटर के बुक्स में, क्रेडिटर के ऊपर डेप्रीशिएट कर रही है, कहती है इसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा जी, कोई बात नहीं, कभी कभी भटक जाता है दिमाग जब हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। क्रेडिटर्स के ऊपर कहाँ लगता है, ये तो हमारा लोन अकाउंट है, लोन पे डेप्रीसिएशन। हाँ सर, अब छोड़ भी दो, कितना जलील करोगे। अच्छा हाँ जी, ये बताओ मेरे को, 2,80,000। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ईयर मैं ये थोड़ा नीचे कर लेता हूं क्योंकि बीच में वो स्कैन विद क्लैम स्कैनर आ जाएगा वरना। ये अपना वही अकाउंट कंटिन्यू हो गया बाय 1/4/2018 को बाय बैलेंस बीडी 2,80,000 के हिसाब से। फिर 31 मार्च 2019 आया, फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। मैं इसको इंटरेस्ट अकाउंट ही लिख देता हूं। दूसरा इंटरेस्ट कितना था, 13,333। हाँ जी, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया था ना, तो वापस चली जाएंगी चीजें। जब हम लेकर के आए थे तो हमने क्या कहा था, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पे लिख दूं टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। कितना अमाउंट हो गया ये, 280 और 2,81,333। ओके, आई एम सॉरी, कितना 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 330। ठीक है सर। और ये कब हुआ, 31/3/2019 को ये हादसा हुआ और ये अकाउंट क्लोज हो गया। इससे एग्रीमेंट खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ जी, इस अकाउंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। चलें आगे। दिक्कत होगी भी कैसे, मैंने सारी चीजें तुमसे पूछ पूछ करके ही लिखी। अच्छा, अब बना लेते हैं एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट, हाँ जी बना लो, ओपन कर लो। ठीक है, हम लेकर के आए थे और उधार पे लेकर के आए थे, एंट्री बनी थी प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो 1/4/2017 थी इसकी डेट, मैंने यहां पे लिख दिया टू हायर वेंडर अकाउंट। कैश प्राइस कितना था, 5,60,000 का। हमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10% डेप्रीसिएशन था, तो 56,000 रहा होगा। और हमारी बाय बैलेंस सीडी आ गई, कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर, 5,04,000। ओके, 31 मार्च 2018 को, और ये अकाउंट इस साल के लिए क्लोज हो गया। फिर टू बैलेंस बीडी हमने लिख दिया 5,04,000 रुपए 1/4/2018 को। फिर 31 मार्च 2019 को, जिस दिन डिफॉल्ट है तब तक डेप्रीसिएशन तो लग चुका होगा ना, तो मैं डेप्रीसिएशन लगा दूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना, 50,400। और अब मैंने एंट्री बना दी है इसी डेट पे, याद है अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, 31 मार्च 2019 को हमने एक एंट्री बनाई थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू
प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। रिवर्सल की एंट्री तो मैं यहां लिख दूं बाय हायर वेंडर अकाउंट, और कितने पे, देखो 2,93,333 रुपीज पे। देखो एंट्री तो हम बना चुके उस वैल्यू से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकाउंट में तो एक वैल्यू आ जाए और दूसरे अकाउंट में दूसरी वैल्यू आ जाए? नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? जितने से हायर वेंडर डेबिट हुआ उतने से ही तो प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर क्रेडिट होगी, या नहीं? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2,93,333 रुपीज। अच्छा जी, 5,04,000 रुपए की मशीनरी थी जिसको कि हमने डेप्रिसिएट कर दिया था, और इतने पे हायर वेंडर वापस उठा करके ले गया है। पूरी प्रोसेस के अंदर हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ सर। तो मैं यहाँ पे लॉस को कहां लिख देता हूं? पी एंड एल अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, और ये अकाउंट भी हो जाएगा क्लोज। बताओ जी, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब इस अकाउंट को आगे थोड़ी ना चला सकता हूं, जब ये कॉन्फिस्केट हो गई है चीज इस वैल्यू पे, तो प्रॉफिट या लॉस में डाल करके रिमेनिंग बैलेंस को मैं खत्म करूंगा। कितना अमाउंट हो गया? 1,60,000। कितना कितना? 267। अच्छा, 267, और ये अकाउंट क्लोज। ठीक है जी, ये दोनों अकाउंट्स थे हमारे पास, ये पहला और वो दूसरा। यही समझाया था लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री से। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बनाओ, यानी कि हायर वेंडर की बुक्स में भी एंट्री करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर होता तो हम वो भी कर सकते थे, कोई बात नहीं सर, उसके लिए अगला क्वेश्चन कर लें। हमें कोई डर थोड़ी लगता है क्वेश्चन से, हमने तो चीजें जनरल एंट्री के माध्यम से सीख रखी हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हमें तो बेस से मालूम है चीजें। ठीक है जी, तो इसको हटा दूं यहां से। ये देखो अगला क्वेश्चन वही है। ओहो, ये तो गलती से दोबारा आगे घूम कर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। अब देखो उसी क्वेश्चन का सिर्फ नाम चेंज किया गया, फिगर्स वही है, सारी की सारी दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है एक बारी चेक तो कर लो। लिखा हुआ है एक अरमानी भाई साहब हैं, उन्होंने ट्रक परचेज किया है टाटा मोटर्स से 5,60,000 का। पेमेंट उन्होंने की है डाउन पेमेंट 1,50,000 में, और कैश इंस्टॉलमेंट, कैश की 3 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे की है 1,50,000 से एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यानी कि वही डाटा है पूरा का पूरा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। सर क्या जरूरत है आपको देने की, हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा। चलो दे दिया तो मेहरबानी। द बायर डेप्रिशिएट ट्रक 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द परचेजर हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फिर उसके बाद में वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। अब टाटा मोटर्स ने इसका रिपोजेशन ले लिया, गुड्स रिपोजेस कर ली, और उन्होंने 12,440 रुपए इसकी रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर खर्च किए, और फिर इसको 4,25,000 रुपए पे रीसेल कर दिया। और आपको बनाने बुक्स ऑफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। सो टेक योर टाइम, आप इसको शुरू कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। हाँ जी, हमने क्या कहा, हमने एक कैलकुलेशन बना ली, और कैलकुलेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से किया। कैश प्राइस को ले लिया, उसमें से डाउन पेमेंट माइनस की आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया 4,10,000। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट आया 20,500 रुपए। ठीक है जी, और हमारा आउटस्टैंडिंग बढ़ के अमाउंट इतना हो गया। फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे की। याद रखना यहाँ पे इंटरेस्ट मत इंक्लूड कर देना, क्योंकि 1,50,000 की एक इंस्टॉलमेंट है और 3 इंस्टॉलमेंट है, और प्लस इसके अंदर 1.5 लाख रुपया और है। ये टोटल मिलकर के 6 लाख रुपए बन जाता है। और हमारा कैश प्राइस क्या है?
5,60,000 रुपए है। इसका मतलब 40,000 रुपए का इंटरेस्ट इन अमाउंट्स के अंदर, इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंक्लूड है, पहले ही इंक्लूडेड है। ठीक है जी, क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने। आगे चलते हैं, हमें इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। हम यहां तक पहुंचे थे 2,80,500 हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। हमने फिर से इंटरेस्ट ड्यू किया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, और यहां पे उसका डिफॉल्ट हो गया। नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में, फर्स्ट के बाद डिफॉल्ट हो गया था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी उसने, तो उसने यहां पे डिफॉल्ट कर दिया था, इस पॉइंट पे डिफॉल्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, इसलिए। ठीक है जी, 2,94,525 पे उसने डिफॉल्ट कर दिया था। टेक्निकली हम क्वेश्चन को यहां रोक सकते थे इस व्यू पे, लेकिन अगर वो 1.5 लाख रुपए की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देता तो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना होता। अब अगर आप इतने अमाउंट के ऊपर 1,44,525 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो आता है 7,226 रुपीज, जिसको कि अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो ये फिर 1.5 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर पे करते तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1.5 लाख खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें मालूम है लास्ट इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख की है, और इसको बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं लास्ट अमाउंट के इंटरेस्ट की। ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल मिस्टेक है, आपने आंसर गलत नहीं किया है। यहाँ पे ये रेट होना चाहिए था कोई 4 क्या नाम है 4.8676% समथिंग, इस तरीके से करके, टेक्निकल मिस्टेक है ये। तो हमारे को बैलेंसिंग फिगर ले लेनी है लास्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट, जो कि इंस्टॉलमेंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बीच की बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। खैर, हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। 2,226 रुपए वो कंपनी दिखा देगी वेव ऑफ कर दिया हमने। ठीक है जी, इस तरीके से, जबकि बनता नहीं है उतना, वो एक्सेस टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, हमारे पास में रेट की वजह से ये जो है 226 रुपए समथिंग 2026 या जो भी कुछ आ रहा है, वो अमाउंट वेव ऑफ के नाम से जान लिया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर रेट सही ना निकाला हुआ हो तो। खैर, हमारा तो क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो रहा था, हमने तो फिर भी आगे काम कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम अपनी जनरल एंट्रीज लिखेंगे, अपने अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, अकाउंट बनाए आप लोगों ने, मैंने भी बना लिए। हाँ जी, पहले वाला सबसे पहला इंटरेस्ट कितना निकल करके आया था कॉपी में जो हमने बनाया था, 20,500 इस क्वेश्चन के हिसाब से। 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट हम कर चुके थे, वही है अमाउंट। सबसे पहले हमने ये लिखा 5,60,000 कैश प्राइस, और फिर डाउन पेमेंट हमने की 1,50,000 की, फिर इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ जो हमने चार्ट के हिसाब से निकाला था वो, फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1.5 लाख रुपए, और बैलेंसिंग फिगर कितनी रह जाएगी यहाँ पे, 2,80,000 रुपए 500, 2,80,500। अब अगले साल के लिए ये ओपनिंग बैलेंस बन गया 2,80,500। फिर इसके ऊपर सेकेंड इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, 14,025 रुपए। और अब की बार इन भाई साहब ने डिफॉल्ट कर दिया, पे नहीं किया, तो ये गुड्स रिपोजेस हो गए। जो एंट्री हमने लिखी थी अभी कितने की, 294,525। ठीक है जी, ये अकाउंट है हमारा। ओके सर, आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर के अंदर हमने डेप्रीसिएशन लगाना 10% ही रेट था, तो ये तो हमारा सही है, सिर्फ इस वैल्यू के अंदर चेंज आ जाएगा। हायर वेंडर पे ने इसको कॉन्फिस्केट कर लिया किस वैल्यू पे, 294,525, और हमारा लॉस कितना आ जाएगा इस पूरी प्रोसेस में, 159,075, इतने का लॉस आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, मैंने अपना काम चला लिया पिछले वाले क्वेश्चन की फिगर्स को ही चेंज करके, है ना। वर्क हार्डली का जमाना थोड़ी है, स्मार्टली का जमाना, लेकिन तुम नहीं कर सकते ऐसा, है ना।
और ये बच्चा जो वीडियो देख रहा है बाद में, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो साथ के साथ अकाउंट बनाने जरूरी है। अच्छा जी, ये हमने दोनों अकाउंट बना लिए। अब की बार नया क्या होगा? अब की बार नया होगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। आइए बनाते हैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट भी बनाना है, उसी की बुक्स में तो बनेगा ये, लेकिन पहले मैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बनाना चाहता। ठीक है जी, ये सारी जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, हमें आता है वो करना, लेकिन जो नई चीज है वो हमें देखना है। सबसे पहले मैं वो दिखाना चाहता हूं, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। हाँ जी, अब ये किसकी बुक्स में है? ये है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, यानी कि हायर वेंडर क्या बना रहा है कि मैं चीजें वापस छीन करके ले आया हूं। अब वो चीज छोड़ता है तो उसके लिए वो प्लांट एंड मशीनरी होती है, लेकिन ये चीज कॉन्फिस्केट करता है तो ये तो इन चीजों में ट्रेडिंग करता था, ये इसके लिए गुड्स हैं, तो हमने इसका नाम क्या बनाया? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो हम ये नहीं लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि इसके लिए तो ये गुड्स है। और ये ऐसा किया कब था इसने? 31/3/2019 को ना, मैंने डेट ले ली थी ना इमेजिनरी। ठीक है जी, तो मैं यहां लिख देता हूं टू हायर वेंडर, ओ हायर परचेजर। कितने अमाउंट पे कॉन्फिस्केट करके लेके आया था? 2,9,525। इसके बाद इसने कुछ रिपेयर एक्सपेंडिचर किए जो जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ती है, और ये क्या हो जाते हैं? कैपिटलाइज नेचर के देखे जाते हैं। तो हम एंट्री क्या बना देंगे जी? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो सेम डेट पे हमने टू बैंक अकाउंट एंट्री कर दी। कितने का? 12,440 रुपए इसने डेंटिंग पेंटिंग पे खर्च किए। रिपेयर चार्जेस, ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको। और रिपेयर्स प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं गए? क्योंकि ये कैपिटल रिपेयर्स थे, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और फिर ये बिक गया, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, यानी कि स्टॉक चला गया और कैश आ गया। तो सेम डेट पे हमने एंट्री बना दी 31/3/2019 पे बाय बैंक अकाउंट। कितने का बिका था ये? 4,25,000। बस 4,25,000 रुपए का ये बिक गया था। क्वेश्चन के अंदर हमने देखा, माइनस नहीं, ऐड होगा गुड्स रिपोजेस्ड में। गुड्स रिपोजेस्ड में ठीक कराने के लिए उसने, देखो कोई प्लांट एंड मशीनरी में वापस सील करके लेके आया और फिर इसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करा रहा हूं, तो इससे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना सेल होने के लिए, इसलिए कैपिटलाइज नेचर के खर्चे। अच्छा, कैपिटलाइज नेचर के खर्चे उसी अकाउंट में आ जाते हैं, वरना अगर ये कैपिटलाइज नेचर के रिपेयर नहीं होते, नॉर्मल होते, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते, है ना। अच्छा जी, तो आ जाओ। ये मोबाइल किसका बच रहा है बार बार? बंद कर दो बेटा इसको। अब क्या आया? प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट आया। कितने का? और वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर 1,18,035। अब सोचने वाली बात है, हमने ऐसी जर्नल एंट्री क्यों बनाई? सर हमारी गुड्स रिपोजेस्ड हुई थी जो हमने उनको प्रॉफिट में बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट था। अब हायर वेंडर के हिसाब से जो हायर परचेजर का एक्सपेंस था, दैट इज इंटरेस्ट, वो हायर वेंडर के हिसाब से क्या हो जाएगा? उसकी इनकम हो जाए। तो रिवर्सल एंट्रीज बन जाएंगी, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी उसी के बुक्स के हिसाब से। ठीक है ना, चलो कोशिश करो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना हमारे पास में, इसमें लिखा हुआ है
6,000 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट है बस। 24,000 रुपए पे वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर के जा रहा है और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम हायर परचेज, और कोई अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, कैश प्राइस दिया ही नहीं हुआ, तो हम इसको क्या मानेंगे? एचपी प्राइस। हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% है, जो कि हायर परचेज प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। कैश प्राइस के बिना हमारा क्वेश्चन शुरू हो ही नहीं सकता, तो हमारे को कैश प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे हर इंस्टॉलमेंट में से, है ना? करेंगे फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट से चलेंगे वापस, हम तरीके से अपना बनाएंगे। सीरियल नंबर 4 से होगा, हाँ 4 से होगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। और सभी ऐसी इंस्टॉलमेंट को जो विदाउट इंटरेस्ट होगी जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। तो सीरियल नंबर है हमारा 4। लास्ट से चलते हैं, पिछली क्लासेस में हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था सर? 6,000 रुपीज था, और 6,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि ये अपने आप में, हम कहते हैं ना इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, जब हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट अपने आप में 100% है और इंटरेस्ट कितना है जी? 20% है। तो ये इंक्लूडेड अगर है तो ये अपने आप में 120% पे है। तो मैं अमाउंट कैसे निकाल दूं? 6,000 का 20/120, ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। जैसे कि हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हम ऐड कर देते हैं अपनी बेस, मानते हैं किसको? हम 100% किसको मानते हैं? ऑन प्रॉफिट या ऑन सेल जो भी दिया हुआ था। और ये अमाउंट कितना आ गया बता दीजिए? 1200 रुपए। कितना है? कितना है? 12,000? 1,000? ओहो, देखो मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता यार कैलकुलेशन, मुझसे मत करवाओ। तो 6,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 5,000। अब क्योंकि हम 4th इंस्टॉलमेंट पे थे, अब ना 3rd इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे। देख बेटा सुन मेरी बात, हमारी 3rd इंस्टॉलमेंट 6,000 की थी, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जब हम 3rd इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो 4th इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है ना। तो हम क्या करते हैं? लास्ट इंस्टॉलमेंट का, मतलब इसकी बाद वाली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वही तो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा 3rd इंस्टॉलमेंट पे ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? ये रिमेनिंग वाला 5,000 और 6,000 ये वाला, ठीक है जी। तो 11,000। अब 11,000 अपने आप में यदि 120% है तो बताइए 20% कितना होगा? 1833। और फिर 6,000 में से, यानी कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से 1833 हमें माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 4167। अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे। 6,000, अब सेकेंड पे आए हैं तो इसके अंदर रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होगा, तभी तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकलेगा। तो 4167 प्लस 5,000 15,167। 15,167 का 20/120 कितना हो जाएगा? 2527, 2528। ठीक है जी। अब 6,000 में से मैं माइनस कर देता हूं 2528, कितना अमाउंट आ जाएगा? 3472। चलिए जी, अब
लास्ट इंस्टॉलमेंट पे पहुंच जाता हूं, फर्स्ट पे, मतलब सबसे पहली वाली पे, लास्ट का मतलब सबसे फर्स्ट, क्योंकि पीछे से चल रहा हूं ना मैं। 3472 प्लस 4167 सबका अमाउंट इंक्लूड कर दूंगा प्लस 5000, कितना हो जाएगा? 39। 18,639 का 20/120 3107 और 6000 में से हमने माइनस कर दिया 3107, कितना आ जाएगा? 2893। और अगर डाउन पेमेंट होती तो डाउन पेमेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, ये नील, तो हमारे पास कैश प्राइस आ जाता है, टोटल कर दो सबका 15,532। 15,532। ठीक है जी। अब कैश प्राइस हमारे पास आ चुका है, अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत? लो सर, ये हमने ओपन कर लिया अपने पास। In the books of hire purchase, hire vendor account, डेट दी हुई थी कुछ यहाँ पे, 1 जनवरी 1991 ना, तो 1 जनवरी 1991 को बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर मैंने लिखा, और जिसका की कैश प्राइस था 15,532 रुपीस। और फिर मैंने इसके ऊपर 1 जनवरी 1991 में ही पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट, तो टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अब पेन चल चुका, नील, डाउन पेमेंट नील। कभी कभी एग्जाम के अंदर है ना, सुनो, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था, काटो मत उसको, वहां जस्टिफाई कर दो कि हमें मालूम है कि डाउन पेमेंट भी हायर परचेज सिस्टम के अंदर होती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है ना? तो कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर कहे ओहो ओवर स्मार्ट, और कभी कभी कोई मेरे ऐसा बंदा होगा तो कहेगा अच्छा, बहुत अच्छा है कि इस बच्चे को मालूम है। इसी तरीके से मैं बाय बैलेंस सीडी भी नील करके दिखाता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट हुआ हमारा 31/12/1991 को इंटरेस्ट ड्यू हुआ, तो मैंने यहां लिख दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। अब चेक करो, ये कैश प्राइस था 15,532 रुपीस, इसका हम 5/100 कर देते हैं। अब ये कैश प्राइस है ना जी, हायर परचेज प्राइस थोड़ी है जो 5/100 5 कर दो। कितना अमाउंट आया? 20% था। ओहो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे रेट याद नहीं रहा। 20% कितना आया? 3106। और हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने जो निकाला था 3107, ये किसी बच्चे ने 1 रुपए का डिफरेंस निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया मेरे से ले जाओ, लड़ो मत, ये लो 3107, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। अच्छा जी, और अब हमारे पास में
बैलेंस सीडी कितना बच गया 31/12/1991 को टू बैंक अकाउंट। हाँ पहले बैंक अकाउंट पे करेंगे, बैंक अकाउंट से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और फिर बैलेंस सीडी बच जाएगा 31/12/1991 को टू बैलेंस सीडी। हाँ जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी 6,000 की थी और इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड था। मन तो नहीं कर रहा ना तुम्हारा कि ये 3107 बीच में इंक्लूड कर दें, करना भी मत, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड था, वो हायर परचेज का अमाउंट था ना, हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट थी। तो बैलेंस सीडी कितना बच गया बताओ, जल्दी बताओ। 12,639। ठीक है जी। अब डिफॉल्ट किस पे हुआ था, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, थर्ड पे हुआ था? अरे देखो सही बताओ, थर्ड पे हुआ था। चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। चेक कर लूं क्या? मैं चेक कर लेता हूँ यार, इट्स बेटर टू रीचेक। कौन से पे? फर्स्ट एंड सेकंड उसने पे कर दी थी, लेकिन थर्ड नहीं पे कर पाया था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1/4/1992 आ गया और बाय बैलेंस बीडी 12,639 हुआ और मैंने यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट कितना आ गया जी 12,639 का 20/100 इतना ही आएगा 2,528 और फिर बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। इकतीस 12/92 और ये हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी 6,000 रुपए और बैलेंस सीडी कितना आ गया 7 है या 66 है? सही सही बताया करो, मैं कैलकुलेट हूं। हर बार 1 रुपया मैं नहीं दे सकता ना भाई, इतना सारा दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। अच्छा जी, फिर 1/4 कैसे आएगा? जनवरी आएगा। देखा मेरे को आदत है ना 4 लिखने की, ऊपर भी मैंने 4 लिख दिया। ये पता नहीं कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्यों बना देते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये बाय बैलेंस बीडी कितना हुआ 9167 इंटरेस्ट लगा दिया हमने। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो क्या इंटरेस्ट नहीं लगाओगे क्या? क्योंकि डिफॉल्ट तो लास्ट में ही जाके होगा ना, क्यों जी? तो ये 9167 का 20/100 इंटरेस्ट आ गया 1833 और बस यही कहानी हो गई खत्म। टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर, हाँ जी, मशीनरी ऑन हायर, टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, डिफॉल्ट हो गया 31/12/1993 और ये डिफॉल्ट भी हुआ 31/12/1993। कितना अमाउंट था ये टोटल? टोटल 11। चलो जी बढ़िया, ठीक है। अब हमारे को प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर भी बनानी, जैसा हमने भी बनाया था। तो ये प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, टू बैलेंस बीडी हमारे पास
13,979 और फिर डेप्रीसिएशन लगा एट द एंड ऑफ ईयर। मैंने डेट्स नहीं लिखी है यहाँ पे। 1398 और फिर बाय बैलेंस सीडी 12,581 अकाउंट क्लोज। टू बैलेंस बीडी 12581 और बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1258। अब यही डिफॉल्ट हुआ था उसका, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? बाय हायर वेंडर। कितने थे इसकी वैल्यू? 11,000 थी ना, लिखा हुआ है। तो 11,000 रुपए पे प्लांट एंड मशीनरी वापस ले ली। अब बोलो प्रॉफिट आया कि लॉस? लॉस ही आना चाहिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना? 323। ठीक है जी, ये आपके दोनों अकाउंट आपके सामने बने। रिपेयर वगैरह दिए नहीं हुए, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट आ जाता, वरना बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, हो गया ये। अब है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्शियल रिपोजिशन। इसका मतलब समझते हैं पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले इसका मतलब समझेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मान लो एक पर्सन है, मैं एक हायर वेंडर हूं, मैं एक हायर वेंडर हूं। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। और जर्नल एंट्री अलग नहीं होंगी, वही होंगी, सिर्फ कुछ वैल्यूज की कैलकुलेशन। मेरे पास में ये मेरी बुक्स की बात हो रही है यहां पे, ठीक है जी। और हायर वेंडर ने कुछ सामान, कुछ 10,000 रुपए ईच की 3 प्लांट एंड मशीनरी बेची, यानी कि 30,000। मैं नहीं बात कर रहा इंटरेस्ट के अमाउंट की, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है हायर परचेज प्राइस था या कैश प्राइस था। 30,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट हुआ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो डिफॉल्ट हुआ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे, वो तीनों प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हुआ होगा या सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हुआ? सर ये तो क्वेश्चन बताएगा, ऐसा सोचते हो? नहीं। और ऐसा मानने के पीछे कारण क्या है कि तीनों के ऊपर डिफॉल्ट हुआ होगा? क्योंकि एग्रीमेंट है ना, एक सिंगल एग्रीमेंट बनाया होगा, और उस सिंगल एग्रीमेंट के अंदर सब इंस्टॉलमेंट्स को कंबाइन करके लिखा होगा, सब प्लांट एंड मशीनरी की जितनी जितनी बनती थी। तो अगर डिफॉल्ट हुआ एक पे, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या, लो भाई साहब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने एक मशीन, 2 मशीनरीज की तो पे कर दी है, लेकिन एक की नहीं कर सकता? पार्शियल डिफॉल्ट थोड़ी होता है। कभी तुमने ऐसा सुना हो कि सर लो इंटरेस्ट तो आप ले लो, प्रिंसिपल अमाउंट अभी नहीं दे सकता? पार्शियल डिफॉल्ट्स नहीं होते। लेकिन सर यहां पे तो पार्शियल रिपोजिशन है, वो प्लांट एंड मशीनरी का रिपोजिशन है, तो हमने डिफॉल्ट कर दिया। मान लो ये जो अमाउंट जाना था, अब ये 30,000 मैंने देने थे, टोटल 30,000 रुपए देने थे, इसको मैंने 3 इंस्टॉलमेंट पे देना था, 10,000, 10,000 और 10,000। मैंने फर्स्ट दे दी, सेकंड दे दी, थर्ड पे डिफॉल्ट कर दी। तो ये 10,000 रुपए के अंदर है ना, तीनों प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि 10,000 रुपए पहले पहली वाली मशीनरी के थे, बाद में दूसरी वाली मशीनरी के थे, तीनों का कुछ कुछ पार्ट हो। अच्छा जी, अब ऐसा अगर होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हायर वेंडर क्या करेगा? हायर वेंडर देखेगा, चेक करेगा
वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज पर हायर परचेजर। भाई फ्यूचर में प्लांट एंड मशीनरी का मालिक कौन बनने वाला था? हायर परचेजर ही बनने वाला था, तो डेप्रिसिएशन लगा रहा था। अब हायर वेंडर आया, कहता तूने मेरी पेमेंट तो की नहीं है, डिफॉल्ट कर दिया, मेरे को कम से कम ये वैल्यू तो बता दे, क्योंकि मैं तो तेरे को बेचने के बाद में दिमाग से फारिग हो गया था कि तू मेरे को पेमेंट कर देगा टाइम से, लेकिन तूने पेमेंट की नहीं है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये इसको कुछ वैल्यू बताता है जो अपना रेट ये लगा रहा होगा। मान लो इसका जो रेट था वो 10% था, वो 10% था किसका? हायर परचेजर। तो इसने तीनों प्लांट एंड मशीनरी ली होगी, 30,000 में से माइनस किया होगा पहले साल 3,000, 27,000 रह गया होगा। फिर 27,000 में से माइनस किया होगा 2,700, कितना? तीनों पे ही लगाएगा ना सर, डेप्रिसिएशन तो एक पे थोड़ी लगाएगा। या उसको पहले से ही पता था कि मैं तो 2 पे डिफॉल्ट करूंगा? ऐसे थोड़ी होता है। तो कितना आ जाएगा? 24,300। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2430, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 21,870। अब मान लो मैंने डिफॉल्ट करवाया था तीसरी इंस्टॉलमेंट पे, मानते हो? तो मैंने ये डेप्रिसिएशन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेप्रिसिएशन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को यहां तक आने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट मैंने यहीं पे कर दिया था। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बनाया। लास्ट पे किया था, सेकंड पे किया था? चेक कर लें एक बारी। सेकंड पे किया था या थर्ड पे किया था? थर्ड पे किया था, थर्ड पे किया था, ठीक है ना? थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया था ना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ड्यू हुई, सेकंड यहाँ ड्यू हुई। हाँ ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही। थर्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिफॉल्ट किया था मैंने, मेरे को याद आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कंट्रोल Z दबाना है बस। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू कितनी है? इतनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लग चुका है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी है? इतनी। मैं इसको बता रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब देखो, अगर आपको गुड्स रिपोजेस करनी है ना, तो आप 21,870 रुपए इसकी वैल्यू मान सकते हैं। लेकिन है ना, वो तैयार नहीं है इस बात पे। कौन? हायर वेंडर। वो कहता है वैल्यू एज पर हायर वेंडर। और लॉजिकली भी देखो, तुम किसी दोस्त को कोई सामान देते हो, एक मिनट के लिए इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाओ। दोस्त तुम्हारा बाइक लेकर के गया, कहता है मैं इसको ना वेल मेंटेन रखूंगा, टेंशन मत लो। और उसने वेल मेंटेन नहीं रखी थी, तो जैसी उसने वेल मेंटेन नहीं रखी थी, अगर थोड़ी बहुत गंदी भी रखी थी, तो हम ज्यादा से ज्यादा गंदा उसको बताते हैं। हमने कहा देख तूने और कितना गंदा कर दी। ऐसे ही करते हैं ना, कि तूने तो कहा था साफ सुथरा रखेगा, उस बेचारे ने बस उसके ऊपर कपड़ा नहीं मारा था और हमने दिखा दिया कि देख तूने तो इसका चेन सेट भी तोड़ दिया। क्यों ऐसा करते हैं हम? और क्यों ऐसा हायर वेंडर करना चाहता है? क्योंकि हायर वेंडर की इंटेंशन ये है, कम से कम वैल्यू लगाऊं इसकी, क्योंकि जब रीसेल करूंगा ना, तो उस वैल्यू पे तो होगा जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। इंटेंशन ये होती है। हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि नया रेट जो है, हायर वेंडर का रेट जो है वो 20% है, दैट इज डबल ऑफ रेट ऑफ हायर परचेजर। बट व्हाई? क्यों? इंटेंशन क्या है उसके पीछे? प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने की, रीसेल वैल्यू। क्योंकि इस प्लांट एंड मशीनरी को वो अपने घर पे थोड़ी ना रख ले। तो वो कहता है गुस्सा होकर के, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। वो कहता है देखो सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हारे को एक बात बता रहा हूं। ये तो था उसके हिसाब से, हायर परचेजर के हिसाब से। अब वो क्या कहता है? कहता है ऐसा है, मैं इसका कर रहा हूं पार्शियल रिपोजिशन। 2 प्लांट एंड मशीनरी तो मैं लेकर के जा रहा हूं, रीपोजेस्ड, और 1 प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। तो मैं इसको कह सकता हूं बैलेंस रिटेन्ड बाय
हायर परचेजर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है। अब वो जाने लगा तीनों प्लांट एंड मशीनरी लेकर के, तो हायर परचेजर ने उसके पैर पकड़ लिए। सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा, बेचूंगा क्या? कम से कम इतना तो छोड़ दो कि मैं दाल रोटी तो खा सकूं, चिकन टंगड़ी वगैरह ना खा सकूं तो कम से कम दाल तो खा सकूं। तो कहता है अच्छा चल, तेरे ऊपर दया आ गई, एक प्लांट एंड मशीनरी तेरे लिए छोड़ जाता हूं। तो ये पार्शियल रिपोजिशन हो जाता है, 2 ले जाएगा 1। अच्छा अब एक बात बताओ सोच करके, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं बताया इसके बाद में अभी तक आपको, क्या कहता है तुम्हारा मन कि इसको कौन से प्लांट एंड मशीनरी पे अपना वाला रेट लगाना चाहिए हायर वेंडर को? जो ले जा रहा है या जो छोड़ के जा रहा है? जो ले जा रहा है, क्योंकि उसी पे तो ये प्रॉफिट कमा सकता है ना रीसेल करने पे। तो ये गुड्स रीपोजेस्ड के ऊपर डेप्रीसिएशन रेट किसका लगेगा? ऑफ हायर वेंडर। और इस प्लांट एंड मशीनरी की हायर परचेजर वाला रेट। डेप्रीसिएशन एज पर हायर परचेजर, यानी कि जो बैलेंस सीडी निकल करके आएगी ना, सारा का सारा, अभी तक तो हम क्या करते थे, सारे के सारे एसेट को उठा करके ले जाते थे, गुड्स ले जाता था, हायर वेंडर के नाम से पूरी एंट्री कर देते थे। अब क्या होगा, कुछ ले जाएगा और वो वाली वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि वर्किंग नोट में बनेगा, वो वाली वैल्यू कैसे आएगी? हायर वेंडर का रेट इंपोज करके, जो वो गुड्स लेकर के जा रहा है उसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसका रेट लगा करके, हायर वेंडर का रेट लगा करके। और जो बैलेंस सीडी आएगा वो कैसे आएगा? हायर परचेजर का रेट लगा करके, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी है? हायर परचेजर। तो बैलेंस सीडी यानी कि जो उसके पास है उस पे वही रेट एप्लीकेबल होगा जो वो आज तक लगा रहा था, और नया रेट किस पे एप्लीकेबल होगा? गुड्स रीपोजेस्ड पे, सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए। समझ में आई बात? और ये लॉजिकल भी है, ठीक है ना?